हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्रो क्लासेस। आपका स्टडी प्रो क्लासेस पे स्वागत है। और आज से हम साइंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट साइंस क्वेश्चंस। इसके लिए आप स्टडी प्रो के यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो, जो कि ये लिंक हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और आप लोगो देखना चाहे तो आपको यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा हो। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट साइंस क्वेश्चन। और हमने उठाया है नाइन्थ क्लास जो कि रीड कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं। चलो हम थोड़ा यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। एक वायुमंडलीय मतलब एक एटीएम और एक एटीएम में होता है 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। पास्कल को पी से दर्शाते हैं। इसका मान होता है एक एटीपी का, और एक एटीएम का मान होगा 1.01 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 5। और थोड़ा इसको अगर हम जूम करके दिखाएं, कोशिश करते हैं थोड़ा जूम करने की, तो हाँ, शायद अब दिख रहा होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, तो हमने एक वायुमंडलीय दाब का मान पढ़ लिया है। मैं इसको थोड़ा इरेज करके सही से बता देता हूँ कि एक एटीएम है, उसका मान कितना होगा। अभी हमारी टेक्निकल टीम बता रही है कि इसको और थोड़ा जूम कीजिए, तो ये ठीक रहेगी। अब एक वायुमंडलीय दाब का मान होगा, वो फिर से मैं बता देता हूँ। एक एटीएम बराबर 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। ये हमारा एक एटीएम का मान है। एक वायुमंडलीय दाब, हिंदी में एक वायुमंडलीय दाब, और अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एटीएम है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। अब तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तापमान होता है, हम टेम्परेचर है उसको एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई मात्रक होगा, और एसआई मात्रक होगा केल्विन, जिसको हम के से दर्शाते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि जल का जो क्वथनांक है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका एसआई जो मात्रक होता है उसमें 273.15 ऐड करते हैं, तब जाकर हमें 373.15 केल्विन प्राप्त होता है, जो कि जल का क्वथनांक होता है। यह है जल का क्वथनांक। अब आगे हम देखते हैं, और इसमें आगे पढ़ेंगे हम कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है विद्यार्थियों? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि पदार्थ की पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्थाएं कौन सी है। तो पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्थाएं, देखो ऐसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 3 है वो मूलभूत हैं, और वो होती है ठोस, द्रव और गैस। ये 3 मुख्य रूप से होती है। इसके अलावा चौथी होती है, वो होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है BEC।
ये 5 अवस्थाएं होती है, उनमें से मूलभूत मतलब जो बेसिकली होती है वो होती है ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होती है? तो चमकने का एक ही कारण है और वो है प्लाज्मा, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। फिर से बता रहा हूँ, पहली ठोस, दूसरी द्रव गैस, चौथी प्लाज्मा, 500 बीईसी। हम आगे पढ़ेंगे बीईसी का पूरा नाम क्या होगा, तो इसके बारे में आगे हम लेते हैं, ज़्यादा समय खराब न करते हुए, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा इसमें समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी काफ़ी क्वेश्चन हमें करने हैं। और आगे है आगे है जो हम पढ़ रहे थे बीईसी का पूरा नाम। तो बीईसी का पूरा नाम है बीईसी, इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, पांचवी अवस्था। बीईसी पांचवी अवस्था माना गया है। और फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ से क्या आशय? मित्रों, ये पाठ का नाम ही पदार्थ है और हमारे आसपास के पदार्थ है। तो पदार्थ की हम अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये पदार्थ क्या है, इसके लिए हम देखते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन जगह घेर रहा है और इसका खुद का कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक पदार्थ कहेंगे। पदार्थ में ये बोर्ड है, हम जो भी देखते हैं आसपास में जो भी वस्तु होती है, यहाँ तक कि वायु भी अपने आप में एक पदार्थ है। पंचतत्व, पंचतत्व क्या है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हो, 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। और इन पंचतत्वों में कोई भी पदार्थ हो, वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो है जल, अग्नि, वायु, आकाश और जो धरती होती है उससे मिलकर बनी होती है। ये 5 चीज है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती, जिसे हम थल भी कहते हैं। इन 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। आगे हम देखते हैं ये बीईसी की 5वीं बोस आइंस्टीन पदार्थ, और हमने पंचतत्वों के बारे में पढ़ा। अब आगे लेते हैं और आगे हम देखते हैं पंचतत्वों के नाम। और पंचतत्वों के नाम में क्या क्या आ रहा है? वायु, अग्नि, जल, आकाश और ये पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब धरती से ही, ये यहाँ पर थल से है। तो ये 5 पंचतत्व हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अब आगे जो क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है कि वाष्पीकरण की परिभाषा आ सकती है क्लास 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हम वाष्पीकरण को पढ़ें। वाष्पीकरण को पढ़ते हैं, पहले इनको रेस करते हैं और थोड़ा स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं ताकि हमें, चलो ये 2 क्वेश्चन हैं तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। वाष्पीकरण कैसे कहेंगे? तो वाष्पीकरण क्या होगा? क्वथनांक से कम ताप। क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जहां पर, वह ताप, क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक होगा वह ताप जिस पर द्रव अवस्था, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है।
बदल जाती है उसे उसे क्या कहेंगे हम? क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक है, और ये आ रहा है वाष्पीकरण। ये क्या आ रहा है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण होगा क्वथनांक से कम तापमान। क्वथनांक होगा क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने का। द्रव है वो गैसीय अवस्था मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जल का जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन की बात करें तो लगभग 373.15 केल्विन होता है, और अप्रोक्सीमेट हम इसको 373 केल्विन भी ले सकते हैं। ये होता है। लेकिन इससे कम तापमान पर यदि द्रव अवस्था जल है वो गैसीय अवस्था में हो रहा है तो हम उसको वाष्पीकरण कहते हैं। फिर आता है अगले क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण होता है? पदार्थ के हम मुख्य रूप से 3 ही अवस्था पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। और इसमें हम देखते हैं कि ठोस के गुण होते हैं कि ठोस में कण है वो अपेक्षाकृत पास पास पाए जाते हैं, द्रव में ठोस की अपेक्षा दूर लेकिन गैसों की अपेक्षा पास पाए जाते हैं। और गैस गैस है गैस में जो कण है वो दूर दूर पाए जाते हैं। तो किस में सबसे अधिक आकर्षण बल पाए जाएंगे? जिसमें सबसे पास पास होंगे उसमें क्या रहेगा? आकर्षण बल पास रहेगा और अधिक पाया जाएगा। तो आकर्षण बल किस में रहेगा? ठोस में। उससे तो आकर्षण बल का क्रम भी यही होगा, ठोस, फिर उससे कम द्रव, फिर उससे कम गैस में। ये आकर्षण बल का क्रम भी रहेगा। तो ये 11 क्वेश्चन है, उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं, और आगे इम्पोर्टेंट दोस्तों, निम्न का पूरा नाम लिखो और एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का पूरा नाम होगा, एलपीजी का होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम होगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, और अपने आप में इम्पोर्टेंट है गलनांक की परिभाषा में। गलनांक की परिभाषा, किसी पदार्थ के गलनांक की परिभाषा दीजिए तो वो कह रहा है वह न्यूनतम आएगा यहाँ पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है उसे क्या कहेंगे? हम गलनांक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? गलनांक। जैसे एक बर्फ है, बर्फ, और बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 273.15 केल्विन। ये टेम्परेचर होता है बर्फ का गलनांक का, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है वो पिघल कर पानी में पिघलने लग जाती है, पानी का रूप परिवर्तित ले जाती है। तो अगला यही आ रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, या अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं इसको 273 केल्विन भी हम ले सकते हैं। आगे हम बात करें उससे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्वथनांक की परिभाषा। तो क्वथनांक की परिभाषा हो जाएगी किसी पदार्थ का क्वथनांक। किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है, देखो ये भी एक तापमान है, गलनांक भी एक तापमान था, यह भी एक तापमान, जिस पर कोई द्रव द्रव है वो वायुमंडलीय दाब पर उबलना या गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है। मतलब जैसे अपना जल है, जल को हम गर्म करेंगे ताप देकर, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर जल है वो किस में बदल जाएगी? गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, उसे हम कहेंगे क्वथनांक। और जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। अप्रोक्सीमेट में आप 373 भी ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न यही है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि
डिग्री सेल्सियस को, जो डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में किस प्रकार बदला जाता है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, डिग्री सेल्सियस में हम 273.15 जोड़ने पर हमें केल्विन प्राप्त होता है। जैसे बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 273.15 केल्विन, हमने 273.15 ऐड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 273.15, तो हम प्राप्त हुआ 273.15 केल्विन। इसी प्रकार जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमने 273.15 ऐड किया तो हमें प्राप्त हुआ 373.15 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ देते हैं, 273.15, और इसके विपरीत हम केल्विन को फिर से किस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में। किस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम केल्विन में क्या जोड़ देते हैं, केल्विन में से 273.15 घटा देते हैं, या अप्रोक्सीमेट आप 273 भी घटा सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो है गलन की ऊष्मा क्या होती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, और गुप्त ऊष्मा क्या है, गलन। यहाँ पर दो वर्ड याद रखना है, एक गलन आएगा, और गलन में क्या है कि गलना किस में है, गलनांक है ठोस को किस में बदलना, द्रवावस्था में। तो यहाँ पर ये है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को, 1 किलो हम ठोस लेंगे, जैसे बर्फ ले ली, उसके गलनांक कितना है बर्फ का, 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसको द्रव अवस्था में बदलेंगे, तो उसके लिए जितनी भी आवश्यक ऊष्मा है उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। हम देखते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्फ है वो पानी में परिवर्तित होती है तो उसका टेम्परेचर समान बना रहता है। तो जो पहले पिघल गई है उसका टेम्परेचर कहाँ गया, तो उसका टेम्परेचर उन्हीं के कणों को, बर्फ के जो कण हैं उनको पिघलाने में ऊष्मा काम आ गई, उसे ही हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगले प्रश्न आ गया, देखो मैंने कहा था एक तो आ रहा है किसका, जैसा कि मैंने कहा था एक तो गलन की और एक वाष्पन की। अब वाष्पन क्या है, वाष्पीकरण क्या है कि द्रव है, द्रव को किस में बदलेंगे, गैसीय अवस्था में। तो वही है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव है, द्रव को किस में बदल रहे हैं, क्वथनांक पर। वहां पर गलनांक था, यहाँ पर क्वथनांक है। गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है वो वाष्पन की क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा। जैसे 1 kg हमने क्या लिया, द्रव लिया, जल लिया, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर गर्म किया, और गर्म करने पर जब तक वो पूर्ण रूप से वाष्पित नहीं हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो समान रहेगा। तो वो समान रहेगा तो जो पहले वाष्पित हो रहा है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो सारे के सारे उसको वाष्पित करने में लग जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा का फिर आता है विसरण किसे कहते हैं, और विसरण बिल्कुल सिंपल है, दो विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ लेंगे, एक ठोस एक द्रव, और उनका स्वतः मिलना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। अलग अलग पदार्थ हैं, उन पदार्थों को लेंगे और उनका स्वतः मतलब ऑटोमेटिक मिलना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पदार्थ की अवस्थाओं के नाम बताओ, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मुख्यतः तो 3 होती हैं और ऐसे होती है 5, कौन कौन सी, ठोस होगी, द्रव होगी, गैस होगी, प्लाज्मा होगी, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसे बीईसी कहते हैं। ये बीईसी, ये 5 अवस्थाएं हैं, कि पहली, दूसरी, तीसरी प्लाज्मा जिसके कारण सूरज और तारे चमकते हैं, और बीईसी बोस कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है कि आर्द्रता से क्या अभिप्राय है। आर्द्रता नमी, नमी से क्या है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आर्द्रता कहते हैं। कि हमारे वायुमंडल में
कितनी जलवाष्प की मात्रा है उसे क्या कहेंगे, आर्द्रता। और हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद नमी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि बारिश के दिनों में आर्द्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एक है आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो किसी पदार्थ का देखो अभी तक हमने पढ़ा द्रव का गैस में बदलना, एक होता है अगर वह ताप की बात करें तो ये हो जाएगा गलनांक, और इसी ताप की बात करें तो वो हो जाएगा क्वथनांक। लेकिन ये आ गई अवस्थाएं, ये ध्यान रखना, ये ठोस से द्रव में बदलने की अवस्था नहीं है, ये क्या है, ताप है। ठोस को द्रव में बदलना तो गलन कहलाता है, क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। और द्रव है उसको गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। और ठोस है उसको द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। ठीक है। और लेकिन ठोस है उसको अगर हम गैस में बदल रहे हैं तो उसे कहते हैं हम सीधे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर याद रखना कि ठोस है वो द्रव में नहीं बदलता है, ठोस है वो किस में बदलता है, गैस में बदलता है सीधा। और जो इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है अपना कपूर और नौसद। कपूर को आपने देखा होगा जब जलाते हैं तो सीधा ठोस होता है, ठोस सीधा जलने पर वो लिक्विड में ना बदलकर सीधे गैसीय रूप में हो जाता है। तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, इसको देख लेते हैं, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से, देखो ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल रहा है, गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है, उसे क्या कहेंगे हम, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो अभी और भी क्वेश्चन है लेकिन हम इसके बारे में कल देखेंगे।